जब भी हम लोग डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो हमारे को पता होता है कि ये एक डिस्टिलेशन टावर होता है। ये डिस्टिलेशन टावर होता है, इसमें हम लोग फीड लेते हैं, वो होता है एफ, और उसका कॉम्पोजिशन होता है एक्स एफ। और जो ऊपर से निकलता है वो होता है डी, और उसका कॉम्पोजिशन होता है एक्स डी। और जो नीचे से लिक्विड होगा, ये जनरली वेपर फॉर्म में होता है और ये जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है। जो लिक्विड फॉर्म में आ गया, या डी लिखो चाहे डब्ल्यू लिखो, और एक्स डब्ल्यू होता है इसका कॉम्पोजिशन। ये क्या बताता है? मोर वोलाटाइल फ्रैक्शन का कॉम्पोजिशन। मतलब कि मोर वोलाटाइल कंपोनेंट जो होता है वो फीड में कितना है, डिस्टिलेट में मोर वोलाटाइल कंपोनेंट कितना है, और जो रेसिड्यू बचा, इसको हम लोग रेसिड्यू बोल दिया। रेसिड्यू में जो मोर वोलाटाइल कंपोजिशन का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है वो बताता है। और हमें बैलेंस तो पता ही है, एफ इज इक्वल टू डी प्लस डब्ल्यू होता है, ये हमें पता होता है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स एफ इज इक्वल टू डी एक्स डी प्लस डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब मेरे पास इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग डायरेक्टली एफ बाई डब्ल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें एफ बाई डब्ल्यू चाहिए, तो उसके लिए एफ और डब्ल्यू ऑपोजिट तरफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो मोल फ्रैक्शन वो यहाँ आएगा, माइनस एफ और डब्ल्यू को छोड़ के क्या बचा, डी बचा, तो उसका मोल फ्रैक्शन यहाँ आएगा, डिवाइडेड बाय, जब ये एफ और डी ऑपोजिट है, मतलब कि अलग अलग है, तो यहाँ पे एक्स डी है तो यहाँ पे भी एक्स डी ही आएगा, और बचा क्या, एक्स एफ, तो वो एक्स एफ यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं जब। लेकिन अगर मेरे पास है डी बाई डब्ल्यू है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आएगा, माइनस इस दोनों को छोड़ दो, तो क्या बचा, एक्स एफ। लेकिन अब डी और डब्ल्यू सेम तरफ है, ठीक है, जब जब सेम तरफ है, इक्वेशन की सेम तरफ है, तो यहाँ पे ऑपोजिट जगह पे एक्स एफ आ जाता है, और माइनस अब बचा क्या, एक्स डी, तो एक्स डी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शंस बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हमें मेथड पता होना चाहिए। फिर हमें एफ इक्वल टू डी प्लस डी, ये पता चल गया, ये पता चल गया। इसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी डिस्टिलेशन में क्या होता है। बाइनरी डिस्टिलेशन में हम लोग करते क्या है, इसमें हमारे पास होता है कि एल एन एफ बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करते हैं डी वाई बाई वाई स्टार माइनस एक्स होता है, और एक्स डब्ल्यू से एक्स एफ तक होता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है एल एन एफ एक्स एफ बाई डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा एल एन एफ वन माइनस एक्स एफ बाई डब्ल्यू वन माइनस एक्स डब्ल्यू, ये हमें मिलती है। और जहाँ पे अल्फ़ा क्या होता है, ये होता है रिलेटिव वोलेटिलिटी। रिलेटिव वोलेटिलिटी कैसे निकलती है, y इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस अल्फ़ा माइनस वन इंटू एक्स। इस फॉर्मूले से हमें रिलेटिव वोलेटिलिटी मिल जाती है। जब हम लोग एक ट्रे की बात करते हैं, ये हमारा हो गया बाइनरी डिस्टिलेशन के लिए। जब हम लोग एक ट्रे की बात करते हैं, ये रहा एक ट्रे। जब एक ट्रे है, इस ट्रे में हम लोग दो चीज़ मानते हैं, एक हो गया जो लिक्विड एंटर करेगा और जो लिक्विड लीव करेगा, और जो एक वेपर एंटर करेगा वेपर लीव करेगा। जो वेपर एंटर करता है उसका कंपोजिशन वी डैश होता है, और वी बाहर निकलने वाला जो लिक्विड एंटर करेगा उसका एल होगा, जो लिक्विड आउट करेगा उसका कंपोजिशन एल डैश होगा। अब मेरे पास क्या होता है, सैचुरेटेड लिक्विड होता है, सैचुरेटेड वेपर होता है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी। तो वो क्या होती है कि जैसे मेरे पास है ये डिस्टिलेशन कॉलम है, और इसमें ये होता है मेरा डायगोनल लाइन, यहाँ पे हमारी होती है वाई कंपोजिशन, मतलब कि गैस की कंपोजिशन होती है, यहाँ पे हमारी लिक्विड की कंपोजिशन होती है, और जो इक्विलिब्रियम डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो ये जो पॉइंट आता है वो होता है एक्स डी कॉमा एक्स डी, और जो यहाँ पे ये थोड़े से पहले ही कट कर जाता है, ये आता है एक्स डब्ल्यू कॉमा एक्स डब्ल्यू, ये आता है एक्स डी कॉमा एक्स डी। दोनों सेम पॉइंट पे ही मिलते हैं यहाँ पर, मतलब कि x इक्वल टू वाई हो जाता है इस जगह पे, मतलब ये एक्स डी और ये y जो आएगा वो भी एक्स डी ही आएगा जहाँ पे ये टकराएगा। उसके बाद एक फीड होती है, ये होती है एक्स एफ कॉमा एक्स एफ, ये भी यहाँ से लाइन होती है। अब ये लाइन अगर ये ऐसी रही, ये लाइन ऐसी भी जा सकती है, ये फीड लाइन है, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। तो जब ये ऐसी होती है तो क्या होता है कि Q ग्रेटर देन वन होता है। यहाँ पे जब होगा तो Q इक्वल टू वन हो जाएगा, यहाँ पे होगा तो Q जो है 0 से 1 के बीच में होगा, यहाँ पे क्या होगा, Q इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे होगा तो Q लेस देन 0 होगा। तो अब मेरे पास क्या है कि अगर Q इज़ ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, कोल्ड लिक्विड है, ठीक है। अगर Q इक्वल टू 1 है तो सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं, Q इक्वल टू 0 है तो सैचुरेटेड वेपर बोल देंगे, और अगर Q बिलोंग करता है 0 से 1 में तो पार्शियल लिक्विड या पार्शियल वेपर, ये हम बोल सकते हैं।
फिर जब Q इज़ लेस देन 0 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुपर हीटेड वेपर है, सुपर हीटेड वेपर, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें होती हैं मेरे पास जब हम लोग फीड लाइन की बात करते हैं। अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे V जो है, V जो आ रहा है ये है वेपर इन द रेक्टिफाइंग सेक्शन, ये है स्ट्रिपिंग सेक्शन का। उस सेम तरीके से लिक्विड जो है ये तुम्हारा किसका है, ये है रेक्टिफाइंग सेक्शन का, ये है स्ट्रिपिंग सेक्शन का। तो V इज इक्वल टू V डैश प्लस 1 माइनस Q इंटू F लिखते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से L डैश इज इक्वल टू L प्लस QF होता है। तो ये आता है बैलेंस लगा करके, इस इक्वेशंस इस जगह से हम लोग ये लिखते हैं बैलेंस लगा करके। तो अभी तक हमारे को इतना समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारे को ये तो पता चल गया रिलेटिव वोलेटिलिटी हम कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा माइनस एक्स करके। इसके बाद मेरे पास होता है रेक्टिफाइंग सेक्शन और स्ट्रिपिंग सेक्शन की इक्वेशंस होती है और फीड लाइन की इक्वेशन होती है, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास ये जो डिस्टिलेशन कॉलम है, यहाँ से जो वेपर निकली वो जाती है कंडेंसर में, कंडेंसर से कंडेंस होकर के एक हिस्सा डी पे जाता है, एक होता है एल। जो रिफ्लक्स रेशियो होता है वो होता है एल बाई डी, कितना अंदर रिफ्लक्स हो रहा है बाय कितना आउटलेट में गया, उसको हम लोग रिफ्लक्स रेशियो से डिनोट करते हैं। अब मेरे पास क्या है, जो ये वी है, वी इज इक्वल टू एल प्लस डी होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट ये ओवरऑल बैलेंस लगा दिया, उसी तरीके से हम लोग कंपोनेंट बैलेंस करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू एल बाय वी एक्स एन प्लस डी बाय वी एक्स डी, ये मिलता है। और इसी को जब हम एल बाय वी को रिफ्लक्स रेशियो के टर्म्स में चेंज करते हैं तो वाई एन प्लस 1 हमें मिलता है आर अपॉन आर प्लस 1 इंटू एक्स एन प्लस एक्स डी अपॉन आर प्लस 1, ये हमें वाई एन प्लस 1 का फॉर्मूला मिल जाता है, ये यहाँ से आता है। और सेम तरीके से हमारे पास आता है एल डैश बाय वी डैश एक्स एन प्लस वाई एम प्लस 1, ये हो गया मैं स्ट्रिपिंग सेक्शन का। जैसे हम लोग रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए लिखते हैं उसी तरीके से हम स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए यही चीज़ लिखते हैं, एक्स डब्ल्यू बाय ये आएगा डब्ल्यू बाय वी डैश, डब्ल्यू डैश बाय वी डैश इंटू एक्स डब्ल्यू, ये होता है। अब इसके बाद ये हो गया रेक्टिफाइंग सेक्शन, ये हो गया स्ट्रिपिंग सेक्शन। अब आता है फीड लाइन इक्वेशन, फीड लाइन इक्वेशन। अब इसमें क्या आता है, इसमें जो आता है y इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय 1 माइनस क्यू इंटू एक्स एफ इंटू एक्स प्लस एक्स एफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्यू। और क्यू तो क्या है, क्यू होता है क्वालिटी। क्वालिटी क्या बताती है, ये जो क्यू है वही है क्वालिटी ऑफ फीड है, क्वालिटी ऑफ फीड बता रहा है, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है हमारे फीड में कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है। तो उसी तरीके से ये जो हो गया स्लोप बताता है, तो ये हमें स्लोप बता दे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस इंटरसेप्ट बता रहा है। तो हमारे को सब कुछ इंटरसेप्ट के फॉर्म में मिल जाता है यहाँ से। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, जब मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लेते हैं ये रहा दो लाइन दी हुई है, ये है मेरी y1, ये है फर्स्ट ट्रे, ये है सेकंड ट्रे, ऐसे ही आएगी थर्ड ट्रे। तो y1 y2 और y3 होगा, यहाँ से जो घुसेगा वो x0 होगा, x1 होगा, यहाँ से जो निकलेगा x2 निकलेगा, यहाँ से x3 निकलेगा, थर्ड लाइन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब यहाँ से जो गया वो कंडेंसर में जाएगा और यहाँ से ये घुस के वापस से इसी लाइन में आ गया, तो y0 और यहाँ से जो बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से जो कंडेंसर से जो बाहर निकला वो होगा xd, ये तो हमें पता ही है। तो इस जगह पर क्या हो रहा है कि y1 इज इक्वल टू xd होता है, इज इक्वल टू x0 होता है, ये कंडीशन होती है और ये इम्पॉर्टेंट होती है। और हमारे को अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कहीं पे ये और ये दिया हुआ है तो उससे हम लोग ये चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ xd की वैल्यू y0 y1 के बराबर होगी। और फिर अगर y3 निकालना है तो यहाँ से हम r अपॉन आर प्लस 1 x क्या होगा x2 प्लस एक्स डी अपॉन आर प्लस 1, हमें ये पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। जब ये सब पता है तो उस तरीके से उस समय ये भी गिवन है, तभी का बात है, तो उस समय हम लोग आर की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। और आर क्या है, रिफ्लक्स रेशियो है।
तो इस तरीके से हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे डी एक्स डी है और डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू क्या बताता है, ये अमाउंट ऑफ लिक्विड है डिस्टिलेट में कितना बचा हुआ है। और डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू क्या बता रहा है कि जो अमाउंट ऑफ पॉट है, पॉट में कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो बचा हुआ है, वो है रिमेनिंग। ये हो गया रेसिड्यू, रेसिड्यू बताता है ना, रेसिड्यू मतलब जो बच गया पॉट में, वो हो गया तुम्हारा ये। और जो डी है डिस्टिलेट जो बाहर निकल गया, वो हमारा हो जाता है डिस्टिलेट, तो डी एक्स डी अमाउंट आ जाता है उसका। इसके बाद मेरे पास आता है फ्लडिंग वेलोसिटी क्या होती है। जो फ्लडिंग वेलोसिटी होती है मतलब क्या होता है उसमें कि जब वेपर का फ्लो रेट डिस्टिलेशन कॉलम में, जो वेपर का फ्लो रेट जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उससे फ्लडिंग हो जाती है। तो उसमें मेरे पास फ्लडिंग वेलोसिटी होती है यूएफ, यूएफ से डिनोट करते हैं। और ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट पी के, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो कि हमें याद रखना चाहिए। और फ्लडिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है के एफ अंडर रूट डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ वेपर बाय डेंसिटी ऑफ वेपर, ये हमारा होता है। और के एफ जो होता है मेरे पास फ्लडिंग कांस्टेंट क्या होता है, फ्लडिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू यू एफ अंडर रूट डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ वेपर बाय डेंसिटी ऑफ वेपर। यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं। और फ्लडिंग वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट। इसके बाद मेरे पास एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है जिसमें होता है मर्फी एफिशिएंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मर्फी एफिशिएंसी होता है वाई एन माइनस वाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई एन स्टार माइनस वाई एन प्लस वन। अब वाई एन प्लस वन तो हम लोग निकाल सकते हैं किससे, इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग सेक्शन की लाइन से निकाल सकते हैं। हमें पता है रेक्टिफाइंग सेक्शन की लाइन कौन सी होती है और स्ट्रिपिंग की कौन सी होती है। ये हमारा कॉलम डायग्राम होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से जो बनाते हैं, ये हमारा ये लाइन हो गया। उसके बाद हमारा जो आता है वो एक्स डी को एक्स डी से निकलता है, यहाँ से निकला। और ये जो लाइन गई वो हमारी रेक्टिफाइंग सेक्शन की लाइन होती है। और ये होती है स्ट्रिपिंग सेक्शन की लाइन। ये जहाँ पे मीट करती है वो हमारा होता है आर, रिफ्लक्स रेशियो बताता है। वो हमें निकालना होता है ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो मिलता है वहाँ से जहाँ पे ये मीट करती है। कैसे पता चलता है वो, यहाँ से इस लाइन से हमें, ये क्या है इंटरसेप्ट है, ये क्या होता है एक्स डी अपॉन आर प्लस वन। जैसे हमें मान लो ये पता है, ये पता है, ये मिल गया हमारा इस पॉइंट पे। जैसे इस पॉइंट पे मिला तो इस पॉइंट से हम लोग लाइन खींचेंगे और इंटरसेप्ट निकाल लेंगे एक्स डी अपॉन आर प्लस वन। अब जैसे हमें ये पता चल गया तो ये जो आर पता चला यहाँ से, क्योंकि ये वैल्यू तो पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट की वैल्यू इसके बराबर है, एक्स डी की वैल्यू तो हमारे को पता ही होगी 0.98 या ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो वहाँ से हमें आर पता चला। जैसे आर पता चला वो आर ऑप्टिमम होगा। अब आर ऑप्टिमम हमें पता होगा, आर मिनिमम जो होगा उसकी कंडीशन लिखी रहती है 1.5 टाइम्स या 1.3 टाइम्स ऑफ आर ऑप्टिमम। यहाँ से हम आर मिनिमम निकाल लेंगे, या अरे यहाँ से हम लोग कुछ निकालते हैं, या तो आर ऑप्टिमम निकालते हैं या तो आर मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो तभी आएगा जब रेक्टिफाइंग सेक्शन और स्ट्रिपिंग सेक्शन जो है इक्विलिब्रियम कर्व पे, ये क्या होती है इक्विलिब्रियम कर्व, जब इक्विलिब्रियम कर्व पे मीट करती है तो वही वाला पॉइंट होता है आर मिनिमम का। वहाँ से हम लोग आर ऑप्टिमम निकालते हैं। ये लाइन गलत लिखे हैं हम, आर ऑप्टिमम इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ आर मिनिमम होता है। फिर उस कंडीशन से हम लोग मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो फिर ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो निकालते हैं। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो के बाद हमारा काम हो जाता है। और फिर हम लोग नया इंटरसेप्ट निकालते हैं, नया स्लोप निकालते हैं। तो उस तरीके से हमारा लाइन की इक्वेशन और ये सब चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे तो पता ही है कि ये y है और इस तरफ x है। इस इक्वेशन में जो y स्टार है, y स्टार का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि y स्टार जो है इक्विलिब्रियम कन्वर्जन का है। तो y इज इक्वल टू अल्फा एक्स बाय 1 प्लस अल्फा माइनस 1 एक्स जो है यूज़ करते हैं ना, ये स्टार इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे ही निकालते हैं। ये पता चल जाएगा, ये हमारे को पता ही होता है, ये भी पता होता है, ये हम निकाल सकते हैं वाई एन प्लस वन। तो इसके बाद मेरे पास आता है एक स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होती है, ये कब यूज़ होता है जब हमारा स्टीम इज इमिसिबल विद द वाटर। मतलब कि जब स्टीम इमिसिबल होगा विद गिवन फीड मिक्सचर, मतलब स्टीम इमिसिबल होगा, इमिसिबल विथ फीड, फीड के साथ जब इमिसिबल होता है तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। और जब स्टीम मिसिबल हो जाए तो हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, ऐसा होता है। इसके बाद मेरे पास आता है एक फॉर्मूला जिसमें हमारे पास होता है कि वी इज इक्वल टू होता है रो वी डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट MWV, मतलब डेंसिटी ऑफ वेपर बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ वेपर। ये होता है मेरे पास फ्लो रेट, मोलर फ्लो रेट, मोलर फ्लो रेट ऑफ वेपर इन द रेक्टिफाइंग सेक्शन। रेक्टिफाइंग सेक्शन में जो मेरे पास मोलर फ्लो रेट आता है वो होता है डेंसिटी ऑफ वेपर डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ वेपर इनटू ऑपरेटिंग एरिया और इनटू वी ऑपरेटिंग,
जो वी ऑपरेटिंग होता है वो कुछ परसेंटेज होता है, या 0.85 या 0.8 टाइम्स ऑफ फ्लडिंग वेलोसिटी के मल्टीप्लाई में होता है ऑपरेटिंग वेलोसिटी। तो यहाँ से, और जो ये होता है, ये होता है π/4d² के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम लोग ये निकालते हैं। और एक होता है वी डैश, तो वी होता है मैम मोलर फ्लो रेट ऑफ द रेक्टिफाइंग सेक्शन और वी डैश होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन का। फिर उसी तरीके से वी बाय वी डैश का एक रिलेशन आता है जिसमें हम लोग डी आर, मतलब कि ये होता है डायमीटर ऑफ द रेक्टिफाइंग सेक्शन डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द स्ट्रिपिंग सेक्शन का स्क्वायर इनटू वी एफ आर बाय वी एफ एस, मतलब फ्लडिंग वेलोसिटी ऑफ द रेक्टिफाइंग सेक्शन एंड फ्लडिंग वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिपिंग सेक्शन। तो इस रिलेशन से हम लोग का काफ़ी कुछ हो जाता है। एक फेंस की इक्वेशन आता है इसके बाद, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ ट्रेज निकाल सकते हैं, जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेज आता है। जैसे टोटल कंडेंसर एंड पार्शियल रिबॉयलर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, तो NM+1 भी होता है, -1 भी होता है। तो +1 हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ln ऑफ XD1 - XW डिवाइडेड बाय XW1 - XD डिवाइडेड बाय ln अल्फ़ा एवरेज, ये यूज़ करते हैं हम लोग। ये हमारा क्या होता है NM+1। अब NM+1 कब करेंगे, ये NM हो गया मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेज। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेज हम लोग बता सकते हैं इससे। XD ये सब पता है, अल्फ़ा एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे NM+1 है तो हमारे पास अगर टोटल कंडेंसर आ गया तो टोटल कंडेंसर के समय में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, माइनस कर देंगे 1 को, क्योंकि टोटल कंडेंसर हमारा प्लेट ट्रे की तरह एक्ट नहीं करता जबकि पार्शियल वाला करता है। तो जैसे मेरे पास टोटल कंडेंसर है और टोटल रीबॉयलर है, तब हम लोग NM+1 नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ NM यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमारे पास क्या है कि पार्शियल कंडेंसर है और पार्शियल रीबॉयलर दोनों यूज़ हो रहा है, तो हम लोग NM+2 कर देंगे। लेकिन जब हमारे पास सिर्फ पार्शियल कंडेंसर है और टोटल रीबॉयलर है, या टोटल कंडेंसर है पार्शियल रीबॉयलर है, इस दोनों के केस में कोई एक पार्शियल है, जब कोई एक पार्शियल आया तब हम लोग सिर्फ NM+1 ही करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेज निकालते हैं। और इस तरीके से हमारा पूरा डिस्टिलेशन कवर हो जाता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।